हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए या फिर कौन से नहीं करने चाहिए। ओवरऑल हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो सिंपली ये है कि आपने एफपीएससी का जो सिलेबस दिया गया है वो आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप टाइप करेंगे एफपीएससी सीएसएस सिलेबस 2016। ये फाइल आपके पास आ जाएगी। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपके पास तमाम वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिसमें से आपने टोटल 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं। जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके लिए कौन सी चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती हैं जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जो 7 to 8 ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में से हमें हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑप्ट करना होता है। 7 से 8 ग्रुप्स मौजूद होंगे। उन 7 से 8 ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप में से कोई भी हम एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और कोई भी ग्रुप हम स्किप भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो 7 से 8 ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं, किसी भी ग्रुप से मैक्सिमम हम एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम किसी भी ग्रुप को स्किप कर सकते हैं। हम किसी भी ग्रुप से 200 मार्क्स का सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम 100 मार्क्स के टोटल 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर है। लेट सपोज अगर आपने एक ग्रुप में से 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है, तब आपने टोटल जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं वो 400 मार्क्स के लिए करने हैं। अगर आपने एक और सब्जेक्ट 200 मार्क्स के लिए ऑप्ट किया है तो अब आपके पास लास्ट 200 मार्क्स के लिए सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। फिर आप एक सब्जेक्ट करें या फिर दो करें। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्ट्स जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसके ऊपर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है। सिंपली स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेबस आपने डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपने जो ग्रुप्स दिए गए हैं वहाँ पर जाना है। ग्रुप्स में जाने के बाद आपने देखना है कि सब्जेक्ट्स कौन से मौजूद हैं और आपने कौन से सब्जेक्ट्स पिक करने हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि क्राइटेरिया क्या होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ग्रुप में से इनलिस्ट करने का। अब हम जो 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे या फिर 600 मार्क्स के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हम चूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने चूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एकेडमी नहीं जाना चाह रहे, या फिर वो एकेडमी को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं। तो ये प्राइमरीली ये लेक्चर उनके लिए है कि अगर वो एकेडमी नहीं जाना चाहते और वो घर पे ही स्टडी करना चाह रहे हैं तो सबसे जो मेजर इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो यही होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कैसे करें। और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ऐसे जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसी तरह से एक और इशू के ऊपर बात की थी कि आप न्यूज़पेपर कैसे रीड करेंगे। तो वो लेक्चर कम्प्लीटली मौजूद है, वो आप अगर उसको सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। इसी तरह से पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है तो वो भी लेक्चर इंटरनेट पे मौजूद है इसी चैनल पे, अगर आप उसको भी गो थ्रू करना चाहें तो गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि सब्जेक्ट्स हम कैसे चूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि आपने माइंड में रखनी है जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो क्राइटेरिया है वो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, हम कम से कम मैक्सिमम भी सीएसएस के लिए अगर तैयारी करते हैं तो 6 to 8 मंथ्स की तैयारी करते हैं ओवरऑल। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 साल की तैयारी करके अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन हमारे पास ये विद इन 1 ईयर का ही टाइम होता है। तो उसके अंदर हमें ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं जिसमें हमारी कम से कम एफर्ट पुट हो और मैक्सिमम आउटपुट आए। ऐसे सब्जेक्ट्स आपने चूज़ करने हैं जिसमें आपकी एनर्जीज़ बहुत कम यूटिलाइज हो रही हों और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा हो। मिसाल के तौर पे आउटपुट का मतलब है कि आपका जो स्कोर है वो आने के चांसेस बढ़ जाएं और आप कम से कम इनपुट दें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में मिनिमम इनपुट चाहिए और फिर मैक्सिमम हम आउटपुट अचीव कर सकें? उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने देखना है कि व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड।
आप किस एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आईआर से हैं तो आप आईआर ऑप्ट करें, पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हो, मिसाल के तौर पे फिज़िक्स। अगर मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो कि आपके डिग्री के साथ एसोसिएटेड हो। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपकी डिग्री के साथ एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर कम से कम इनपुट रिक्वायर्ड होता है और मैक्सिमम आउटपुट आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है और सिंपली आपने बीए किया हुआ है या फिर आपने आईआर में मास्टर्स तो की हुई है लेकिन आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट के हवाले से, या फिर आप उस सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर इस सिनेरियो में हम क्या करें। तो अगेन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड होता है और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। मिसाल के तौर पे जेंडर स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल लॉ है, सोशलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है। ये इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल रहा होता है, क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम रिक्वायर्ड होता है इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इस तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम बिल्कुल स्क्रैच की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो 20 डेज़ मैक्सिमम हमें लगते हैं एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में। लेकिन 20 डेज़ तभी लगेंगे जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो, जब आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, जब आपके लैंग्वेज के इश्यूज़ ना हो, जब आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज मौजूद हो थोड़ी बहुत, तो तभी आपको 20 डेज़ या फिर 15 डेज़ लगते हैं एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में। लेकिन अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वीक है, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फिर भी मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है। तो ये पहला क्राइटेरिया है, जब भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करें उसके ऊपर ये फर्स्ट पॉइंट आपने अप्लाई करना है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। कुछ टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयर इज नो एज सच थिंग कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स की होती हो, ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। दे कैन बी राइट, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ओवरलैपिंग होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑप्ट कर लिया है सब्जेक्ट आईआर, तो आईआर आपका ओवरलैप होता है यूरोपियन हिस्ट्री के साथ। यूरोपियन हिस्ट्री का जो पार्ट 2 है उसके साथ आईआर आपका कंप्लीटली ओवरलैप करता है। राइज ऑफ फाशिज्म, नाजीज्म, सोशलिज्म, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, नेटो, यूएनओ, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके आईआर के और यूरोपियन हिस्ट्री के ओवरलैप कर रहे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आईआर यूरोपियन हिस्ट्री से कम और यूएस हिस्ट्री के साथ ज़्यादा ओवरलैप करता है, तो आपकी ये जो परसेप्शन, आपने जो ये परसेप्शन बनाया हुआ है या फिर आपकी ये जो थिंकिंग है ये थोड़ी सी मिस इन्फॉर्म्ड है। आईआर आपका ओवरलैप यूरोपियन हिस्ट्री के साथ करता है, यूएस हिस्ट्री के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा होता। ज़्यादा सिलेबस जो ओवरलैप करता है आईआर का वो यूरोपियन हिस्ट्री के साथ करता है। बैलेंस ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर भी हैं और आईआर के अंदर भी हैं। तो ज़्यादा जो ओवरलैप करने वाला सब्जेक्ट है आईआर यूरोपियन हिस्ट्री के साथ है, यूएस हिस्ट्री के साथ नहीं है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स, आप ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हों। आईआर जैसे यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ओवरलैप करता है, अगर आपने आईआर ऑप्ट किया हुआ है तो फिर इंटरनेशनल लॉ भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं है आपके पास तो फिर आप आईआर के साथ क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है ये ऑप्ट करें। तो ये आपने देखना है कि ओवरलैप कौन से सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। सिलेबस आपके पास मौजूद होगा, आपने उनके कंटेंट्स देखने हैं। कंटेंट्स देखने के बाद आपने उनके सिलेबस को कंपेयर करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं कर रहे ओवरलैप। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात आपने अपने पास नोट करनी है कि ओवरलैपिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अब सेम सवाल अगर यूरोपियन हिस्ट्री में आ गया या फिर आईआर में आ गया तो हम वही कंटेंट लिखेंगे जो कि हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं होता। हर सब्जेक्ट का एक अपना फ्लेवर होता है, उसके अंदर हमने डिफरेंट तरह से जवाब देना होता है। आईआर के अंदर हम थियरीज़ के पर्सपेक्टिव में जवाब दे रहे होते हैं, इसी तरह से क्रिमिनोलॉजी में भी पर्सपेक्टिव्स हैं। आई लॉ की बात करें तो वहाँ पे केस स्टडीज़ हम वो दे रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो आंसर है वो तो डिफरेंट होगा हमारा, क्योंकि सब्जेक्ट्स का कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट होता है।
लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे राइज ऑफ फाशिज्म, नाजीज़म, यूएनओ वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये तो बेसिक हैं, ये हर सब्जेक्ट में ओवरलैप कर रही होती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग आपने देखनी है कि कितना एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है। उसके बाद आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप चूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी चीज़ें माइंड में रखें आप। ज़रूरी नहीं है कि आप आईआर या फिर पॉलिटिकल साइंस ही लें, हो सकता है कि आप अकाउंटिंग लें, आप बिजनेस एड, पब्लिक एड, ये सब्जेक्ट्स लें। लेकिन जो भी सब्जेक्ट्स आप ऑप्ट कर रहे हैं, आपने ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन, इनको आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करना है। सो दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड द मटेरियल। अब डेफिनेटली अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको मटेरियल तो चाहिए होगा, बुक्स तो आपको चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए जाएं जिनका मटेरियल या फिर बुक्स उनके रिलेटेड बुक्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हों। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं होती या फिर इजीली मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर यूरोपियन हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड अगर हम बुक्स की बात करें तो 2 से 3 किताबें जो रिकमेंडेड हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तब भी इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि 2 पार्ट्स में सब्जेक्ट डिवाइडेड है, सिलेबस इसका काफ़ी लेंदी है। एट द सेम टाइम जो बुक्स हैं जैसे पीकॉक की बुक है, अब ये जो बुक्स हैं अगर हम उनको रीड भी करते हैं तो उन बुक्स के अंदर एक चीज़ लैकिंग है, दैट इज़ क्रिटिकल एनालिसिस। वहाँ पे सिंपली स्टोरी की तरह नरेट किया गया है। राइज ऑफ नेपोलियन, फॉल ऑफ नेपोलियन, ये सारी जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं वो थेरी इस तरह से लग रहा होता है कि स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस लैक कर रही होती है। अब अगर आप अपनी क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड करना चाह रहे हैं, अगर पेपर के अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लिखेंगे और सिर्फ स्टोरी को नरेट करेंगे तो स्कोर नहीं आता। अब ये सब्जेक्ट है यूरोपियन हिस्ट्री इस तरह का कि इससे रिलेटेड बुक्स ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसी तरह से मटेरियल भी ईजिली अवेलेबल नहीं है। जब ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर एफर्ट आपकी ज़्यादा लगती है। अभी तक यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास जैसे यूएस हिस्ट्री है या फिर आईआर है, उससे रिलेटेड तो एमसीक्यूएस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड अभी तक इतने ज़्यादा एमसीक्यूएस मौजूद नहीं हैं। और ऐसी एक भी किताब नहीं है ऐसी जिससे हम कंप्लीटली 100% अपना सिलेबस कवर कर पाएँ। 2 किताबों से भी ये कवर आपका नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिलेबस भी लेंदी है और बुक्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है और मटेरियल भी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है अगर हम बात करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री की। तो ऑन द अदर हैंड यूएस हिस्ट्री, उसके लिए बुक्स और मटेरियल इजीली अवेलेबल है, आईआर के लिए मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए मौजूद हैं। तो इसका मतलब अब आप सोच रहे होंगे तो सर क्या हम यूरोपियन हिस्ट्री फिर ऑप्ट नहीं करें या फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करें जिसके लिए बुक्स या फिर मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है? तो देखिए, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपके पास बुक्स और मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं करें। मैं सिर्फ ये पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास बुक्स और मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा तो टाइम सेव कर पाएंगे आप और आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर आप इस पॉइंट को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर बुक्स और मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपने थोड़ी स्ट्रगल करनी है, 2-3 बुक्स से आपने एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। अगर ये आप कर सकते हैं, अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं तो उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। लेकिन जब भी सब्जेक्ट ऑप्ट करें, क्योंकि हर स्टूडेंट का जो केस है वो डिफरेंट होता है, हम सेम ब्रश से सबको पेंट नहीं कर सकते। हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड डिफरेंट है, टाइम उनके पास डिफरेंट है। कोई 2022 में अपीयर होगा, कोई 23 में, कोई 24 में। तो ये ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने के टाइम पे आपने कौन सी चीज़ें अपने माइंड के अंदर रखनी होती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है आपका कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हो तो आप देखें कि क्या बुक्स और मटेरियल इजीली अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए, टीचर्स का एक्सेस मौजूद होना चाहिए ताकि वो आपका टाइम सेव कर पाएँ और आपको बुक्स, मटेरियल, रिलेवेंट नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें। सो दिस विल बी योर थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज़ योर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। द फोर्थ पॉइंट इज़ योर इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अकाउंटिंग ऑप्ट करें लेकिन आपका इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर मैं आपको कहता हूं पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें या फिर आप आईआर ऑप्ट करें, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स के अंदर है ही नहीं
तो फिर आप कैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करेंगे? तो डेफिनेटली जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं तो आप अपने इंटरेस्ट को भी माइंड में रख रहे होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी चीज़ में कन्फ्यूज होते हैं कि वो IR ऑप्ट करें या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कन्फ्यूज होते हैं कि ILO ऑप्ट करें या फिर क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट करें। देखिए, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें सिर्फ आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट का डेवलप हो रहा है। अगर आप की ग्रामिंग ज़्यादा है, अच्छी है, अगर आपकी क्रिटिकल एनालिसिस इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर सकते चीज़ों को, तो पॉलिटिकल साइंस बेहतर ऑप्शन होगा। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस आप बिल्ड कर सकते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं अपने, आपकी वास्ट स्टडी है, तो फिर आप IR ऑप्ट करें, क्योंकि IR के अंदर आपने कोई चीज़ याद नहीं करनी। पॉलिटिकल साइंस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि याद करनी है हमें, लेकिन IR के अंदर याद नहीं करनी। सिंपली एक थियरी है, एक पर्सपेक्टिव है, उसको समझना है और फिर आपने उसी पर्सपेक्टिव में सवाल का जवाब देना होता है। IR के अंदर याद करने की चीज़ें बहुत कम है, ना के बराबर हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्रैमिंग की चीज़ें ज़्यादा हैं, इसमें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल से सवाल होते हैं। लेकिन IR क्योंकि इसका एम्बेड बड़ा है तो क्रिटिकल एनालिसिस हमें रिक्वायर्ड होती है और नॉलेज भी हमें सफिशिएंट चाहिए होती है। अगर हम बात करें IR और पॉलिटिकल साइंस की, तो स्कोर कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा देता है? डेफिनेटली वही सब्जेक्ट आपको ज़्यादा स्कोर देगा जिसमें आपने बेहतर परफॉर्म किया हो। तो अगर आप IR में बेहतर परफॉर्म करते हो तो ये भी आपको सब्जेक्ट जो है स्कोर 130 to 140 ईजिली देता है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो ये भी आपको 140-145 तक ईजिली स्कोर दे देता है अगर आपने प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को तैयार किया है तो। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ टेक्निकल सब्जेक्ट है, एक टेक्निकल नो हाउ है। अगर आप टेक्निकल चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करें। तो आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। सिंपली अगेन ये कैसे आपको पता चलेगा? सिलेबस डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपने दोनों सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को कंपेयर करके देखना है। कंपेयर करने के बाद आपने एक कंक्लूजन पे रीच करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो मेहनत है, ये थोड़ी बहुत आपने करनी है, क्योंकि हर स्टूडेंट को सेम सब्जेक्ट जो है कभी भी सजेस्ट नहीं किए जा सकते। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके पास टाइम कितना मौजूद है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट को हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ IR ऑप्ट करो या फिर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करो। तो आपने ये देखना है कि इंटरेस्ट आपका कौन से सब्जेक्ट में बिल्ड होता है, आपने फिर वही सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ स्कोरिंग ट्रेंड। अब स्कोरिंग ट्रेंड वेरी करता है हर साल। कभी आपके पास सोशलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा होता है, कभी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा होता है आपका, कभी ILO में बहुत ज़्यादा स्कोर आता है, कभी आपका क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्कोर आता है, कभी इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं आता आपका। तो ये जो स्कोरिंग ट्रेंड है ये हर साल वेरी करता रहता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इसको क्राइटेरिया बना के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कभी भी चूज़ नहीं करें, क्योंकि ये आपका जो क्राइटेरिया है ये स्कोरिंग ट्रेंड का हर साल आपका चेंज होता रहता है। कभी एक सब्जेक्ट आपको ज़्यादा स्कोर दे देता है, अगले साल उसी सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर आ रहा होता है। तो ये जो स्कोरिंग ट्रेंड है ये हर साल वेरी करता है। इसीलिए वेरिंग चीज़ के ऊपर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ नहीं करें। आपको जो मैंने दूसरी चीज़ें बताई हैं, आप बहुत सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक लिस्ट बनाएं और आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करें। एट द सेम टाइम आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को माइंड में रखना है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। अगर क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप करने में आप इतने अच्छे नहीं हैं तो फिर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करें जो कि ज़्यादा स्टैटिक हो, जिसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हों, तो वो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें। अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे हैं तो जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उनसे रिलेटेड अगर कोई सब्जेक्ट है तो फिर आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर आप अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस में बहुत अच्छे हैं तो आप वो सब्जेक्ट ऑप्ट करें। अगर आप बिजनेस एड और पब्लिक एड में अच्छे हैं तो आप वो सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को फाइनलाइज करें। और स्कोरिंग ट्रेंड को आप कभी भी नहीं देखें, ये नहीं देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट स्कोर देता है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोर नहीं देता, क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड वेरी करता है हर साल। समटाइम्स सोशलॉजी में बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाता है, कभी कभी स्कोर ही नहीं आता, और आजकल सोशलॉजी के अंदर स्कोर नहीं आ रहा। तो आपने स्कोरिंग ट्रेंड को नहीं देखना,
आपने देखना है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपकी क्या है, आपके पास टाइम कितना मौजूद है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रखने के बाद आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। इसी के साथ साथ एक और आर्ग्यूमेंट जो कि बिल्ड होता है, जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट भी है, कि अगर लेट सपोज हम ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं जैसे पब्लिक एड है, बिजनेस एड है, एनवायरमेंटल साइंस है, अकाउंटिंग है, इस तरह के अगर हमने सब्जेक्ट्स चूज़ कर लिए हैं, तो उसके बाद हमारे पास ऐसे जो हम पेपर, एक लाजमी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ऐसे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे के अंदर फेल हो रहे होते हैं। तो फिर ये आर्ग्यूमेंट जनरेट होता है कि अगर आपके इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग, पब्लिक एड, बिजनेस एड, तो उसके बाद आप ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से लेकर आओगे, क्योंकि ऐसे के अंदर कंटेंट्स तो नहीं पढ़ाए जाते कि ये 20 टॉपिक्स हैं, ये आपने 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिलेबस कोई भी ऐसे का नहीं दिया गया, तो फिर आपने ऐसे कैसे प्रिपेयर करना है। ये एक सवाल रेज होता है जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन भी है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने ऐसे सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं जिनमें आईआर, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, जेंडर स्टडीज़ ये सब्जेक्ट्स मौजूद नहीं हैं, तो फिर आप ऐसे के लिए कंटेंट कहाँ से लाओगे। तो सिंपली इसका सलूशन ये है कि आप पास पेपर्स को ऐसे के देखें, उसके अंदर कौन से एरियाज़ से आपसे सवाल पूछे गए हैं, उन एरियाज़ को आप प्रिपेयर कर लें। मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन है, एजुकेशन है, आपके पास डेमोक्रेसी है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये कुछ एरियाज़ हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करें। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको प्रिपेयर कर लें। अब 10 से 12 सब्जेक्ट्स को अलग से प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। बस इस तरह से आपने ओवरऑल अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। आपको मैंने ये जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स में से हो सकता है कि आप काफ़ी पॉइंट्स के साथ डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन इट इज़ अप टू यू। मैंने आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप किस तरह से चूज़ करें। कोशिश करके मैंने A to Z सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, हर एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल अगर कोई एस्पेक्ट मिस हो गया है तो यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो